फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का डेली का टेस्ट सीरीज, जिसमें हम लोग 100 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। क्योंकि हम लोग काफ़ी पीछे चल रहे हैं, इस कारण से दो सेट को लगाने वाले हैं। फिर बाद में 50 क्वेश्चन मतलब एक सेट ही लगाएंगे। तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इस वीडियो में क्या क्या रहने वाले हैं। सोशल साइंस से क्वेश्चन रहेंगे और करेंट अफेयर्स रहेंगे। सोशल साइंस में रोशन सर के द्वारा पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी करवाया जाता है। वही इकोनॉमिक्स जो है बिट्टू सर के द्वारा करवाया जाता है, तो उसे भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें साइंस का क्वेश्चन नहीं रहने वाला है। तो चलिए वीडियो का प्रारंभ करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। वर्ष 1932 के पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था? वर्ष 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। भारतीय महिलाओं का, भारतीय मजदूर वर्ग का, भारतीय कृषक वर्ग का, भारतीय दलित वर्ग का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय दलित वर्ग का। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त सरकार समिति के अध्यक्ष थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ। वर्ष 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त सरकार समिति के अध्यक्ष थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ। उस समय अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? 1937 में विधानसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 प्रांतों में 8 प्रांतों में ही कांग्रेस का सरकार बन पाया था। क्वेश्चन नंबर 4, महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का अर्थ निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा। न्याय, समानता, समाजवाद, अहिंसा। कौन से सिद्धांत का उल्लंघन होगा? तो आंसर हो जाएगा डी, अहिंसा। क्वेश्चन नंबर 5, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हो जाएगा? तो भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए? नहीं। स्वतंत्रता प्रदान करने के पहले भारत को 2 भागों में विभाजित कर देना चाहिए? नहीं। भारत के इस शर्त के साथ गणतंत्र बना देना चाहिए कि वह राष्ट्रमंडल में शामिल होगा? यह भी नहीं था। भारत को डोमिनियन स्टेट दे देना चाहिए। हाँ, यह सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। पृथ्वी स्थित है। पृथ्वी स्थित है। कौन से ग्रहों के बीच पृथ्वी स्थित है? आंसर हो जाएगा ए, शुक्र एवं मंगल के मध्य। शुक्र एवं मंगल के मध्य जो है पृथ्वी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू, जो कि भूटान की राजधानी है, का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे का समय है। मैं थोड़ा वक्त देती हूँ। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बता सकते हैं। ग्रीनविच से अगर हम लोग पूरब की ओर जाते हैं तो समय बढ़ता है, ग्रीनविच से पश्चिम की ओर जाते हैं तो समय घटता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 डिग्री चलने में 1 घंटा का वक्त लगता है, तो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री में 15 से अगर डिवाइड कीजिएगा तो 6 घंटा होगा, और 12 में 6 अगर इंक्लूड करेंगे तो 6 PM होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 PM, ना कि 6 AM। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? बताएंगे। जलवाष्प, हीलियम, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो 80% तक जलवाष्प निकलता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। रेडॉन गैस जो है भूकंप के समय निकलता है। निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? यह संबंधित है जापानी से। निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? गोंडवाना लैंड, पैंजिया का 2 भागों में विभाजन हुआ था। ऊपर वाला भाग लारेशिया कहलाया, निचला भाग जो है गोंडवाना लैंड। पूछा जा रहा है गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था, तो आंसर हो जाएगा ए, उत्तरी अमेरिका, जबकि दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना लैंड का भाग है। साथ ही साथ अपना भारत भी जो है गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है?
के.एम. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे। जी बिल्कुल, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। गठन हुआ था 29 अगस्त 1947। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया था। जी हाँ, संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की थी। हाँ, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण भारत का राष्ट्रपति है। गौर करेंगे, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण भारत का राष्ट्रपति नहीं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होता है। आंसर हो जाएगा डी, जो कि गलत था। बाकी सब सही दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 12 सुमेलित कीजिए। रीट के बारे में बात हो रही है। अनुच्छेद 32, 5 प्रकार के रीट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका हो जाएगा हमें शरीर चाहिए। परमादेश, हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध, रोक लगाना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अधीनस्थ न्यायालय का लेख। उत्प्रेषण, पूर्णतः सूचित कीजिए। अधिकार परीक्षा, किस अधिकार से, किस अधिकार से, आप लोग ही मिलाएंगे। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4, 3, 5, 1, 2। एक बार फिर से खुद से मिलाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग अप्रत्यक्ष मतदान से। अप्रत्यक्ष मतदान से राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि, क्वेश्चन पे गौर करेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि वह स्वयं प्रत्याशी होता है, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। जब वह उच्च सदन विधान परिषद का सदस्य होगा तब राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा। आंसर हो जाएगा सी। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है? बताएंगे। विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक या फिर महावंश। यहाँ पे थोड़ा दिमाग भी लगा सकते हैं क्योंकि सूत पिटक और विनय पिटक की जो रचना हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान और अभिधम पिटक की रचना हुई थी तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान। उस समय तो अशोक का नाम भी नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महावंश। सम्राट अशोक का विवरण मिलता है महावंश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? मेगास्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, सेल्यूकस निकेटर का यह राजदूत था। समाज को कितनी श्रेणी में विभाजित किया था? तो 7 श्रेणी में। कितने श्रेणी में? 7। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? बिंबिसार वही जो हर्यक वंश की स्थापना की थी। आंसर हो जाएगा बी, जीवक। जीवक को गौतम बुद्ध के उपचार के लिए भी भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर घंटाशाला, कदुरा तथा चौल किसके लिए विख्यात था? घंटाशाला, कदुरा तथा चौल किस लिए विख्यात था? विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह के लिए, शक्तिशाली राज्यों की राजधानी, उत्कृष्ट प्रस्तर कला तथा स्थापत्य से संबंधित स्थान, बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के रूप में विख्यात था। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घंटाशाला, कदुरा तथा चौल जो है विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह के लिए विख्यात था। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? शाख दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा या फिर न्याय दर्शन? शाख दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल मुनि। वैशेषिक दर्शन कनाद, न्याय दर्शन गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? यह हो जाएगा मीमांसा दर्शन। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ वाली मृदा कौन सी है? भारत में सबसे अधिक उपजाऊ वाली मृदा कौन सी है? आंसर हो जाएगा सी, जलोढ़ मृदा। और सर्वाधिक जो है जलोढ़ मृदा ही भारत में पाई जाती है। सर्वाधिक विस्तार जलोढ़ मिट्टी का ही है, उसके बाद लाल मिट्टी का, उसके बाद काली मिट्टी का है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नैरोबी।
सही है। अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नैरोबी में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भोपाल में। केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र बांदा, यह गलत है। केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र जो है यह कहाँ है? झांसी में है। कहाँ है? झांसी में। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र नैरोबी, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी, टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। निम्न में से किसे चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है? पेड़ काटने से संबंधित है। आंसर हो जाएगा सी, सुंदरलाल बहुगुणा। नर्मदा बचाओ से संबंधित है मेधा पाटेकर। क्वेश्चन नंबर 22, माफ करेगा 24। निम्नलिखित वर्षों में कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1982, 1986, 1990, 1994। बिल्कुल आराम से चल रहे हैं आप लोग, आंसर दे सकते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1986 में। भारत में उचित पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वनाच्छादित होने की सिफारिश की गई है? कितनी भूमि वनाच्छादित होने की सिफारिश की गई है? 33%। बिल्कुल राइट आंसर 33%। सर के द्वारा डेली टेस्ट सीरीज पर ही ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या वृद्धि करने से संबंधित है? लोकसभा के सदस्यों की संख्या वृद्धि करने से संबंधित है 6वां और 22वां। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं? यहाँ पे ध्यान देंगे। भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक की पुनः स्थापना द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है। नहीं, गलत है। यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाना भी आवश्यक है। क्या यह सही है? सभी राज्यों की बात हो रही है, आधे से अधिक राज्यों में अनुसमर्थन होना चाहिए, ना कि सभी राज्यों में। यह भी गलत है। 1 और 2 दोनों गलत दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 और ना ही 2। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर पर्यावरण मंत्री? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष पर्यावरण मंत्री हैं। ऑप्शन नंबर डी। प्रशासनिक सुधार आयोग जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी, के अध्यक्ष थे? प्रशासनिक सुधार आयोग कब आया था? 1966 में, और इसके अध्यक्ष जो थे मोरारजी देसाई। आंसर हो जाएगा ए, मोरारजी देसाई। ऑप्शन के अकॉर्डिंग मोरारजी देसाई बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में लाया गया था और यह गैर संवैधानिक है। किसी भी अनुच्छेद में इसकी चर्चा नहीं किया गया है। आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया? शाहरुख नामक चांदी का सिक्का बाबर ने। किसने? बाबर ने। लास्ट तक टिके रहेंगे क्योंकि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं, साथ ही साथ करंट अफेयर्स का भी। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है? मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल किसे प्रतिनिधित्व करता है? भू राजस्व को, वेतन को, या फिर भत्तों को, या फिर इनमें से कोई नहीं? माल किसे कहा जाता था? भू राजस्व को। ऑप्शन नंबर ए। कृषकों की सहायता हेतु किन मध्ययुगीन शासकों ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी शेर शाह सूरी ने। शासनकाल 1540 से 1545। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इल्तुतमिश रजिया के पिता। जी हाँ, रजिया के पिता थे और रजिया का शासन जो है 1236 से लेकर 1240 तक है। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासका थी। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। हाँ, हुमायूं की बहन और बाबर की पुत्री। हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी नहीं। हमीदा बानो बेगम जो थी हुमायूं की पत्नी थी और अकबर की माँ थी। यह गलत दिया गया है। शाह तुर्कन जो थी इल्तुतमिश की पत्नी थी। हाँ, शाह तुर्कन इल्तुतमिश की पत्नी, जो कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश ही था। बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था?
शाहजहां के द्वारा बहुत सारे टैक्स लगाए गए थे। इस कारण से बनारस एवं इलाहाबाद के जो पंडित थे उन्होंने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करने के लिए शाहजहां से दरखास्त की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा कविंद्राचार्य। बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? कविंद्राचार्य। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? झीलों के अध्ययन को कहते हैं लिम्नोलॉजी। क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी कहते हैं। आकार का अध्ययन, आकार या आकृति का अध्ययन कहलाता है टोपोलॉजी। हाइड्रोलॉजी जल का अध्ययन, और पोटोमोलॉजी क्या है? तो जल, नदी के अवरोध से उत्पन्न होने वाला जो विज्ञान है, नदी के अवरोध से उत्पन्न करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? पोटोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में रेलवे के सबसे बड़े जाल वाला देश है? संसार में रेलों के सबसे बड़े जाल वाला देश है, कौन सा देश है? अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। सर के द्वारा अमेरिका ही बताया गया है, और भारत जो है चौथे नंबर पे आ चुका है। किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? एशियन टाइगर किन 4 देशों को कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, एशियन टाइगर में चीन नहीं आता है। अब ऑप्शन को आप लोग छाट लें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान, यह 4 देश जो है एशियन टाइगर के नाम से जाना जाता है। इसमें चीन नहीं आता है। पीसो किस देश की मुद्रा है? पीसो किस देश की मुद्रा है? मैक्सिको की। दक्षिण कोरिया की मुद्रा कौन सा है? वॉन। दक्षिण कोरिया की मुद्रा वॉन है। जापान का येन है, और इटली का क्या है? इटली का यूरो है, यूरो। नासा ने किसका अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया था? 2004 में लॉन्च किया गया था। किसका अध्ययन करने के लिए? बुध का, मरकरी का। ऑप्शन नंबर ए। किस प्रधानमंत्री के कार्यालय के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? पहली बार संशोधन 9वीं अनुसूची में ही किया गया था। भूमि सुधार से संबंधित है, और कब किया गया था? 1951 में, और इस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। आंसर हो जाएगा ए। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है? संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या हो जाएगा? विधानमंडल द्वारा सरकार, लोकप्रिय सरकार, बहुदलीय सरकार, या फिर सीमित सरकार? बताएंगे। क्वेश्चन क्या था? संवैधानिक सरकार का अर्थ है, तो आंसर हो जाएगा डी, संवैधानिक सरकार का अर्थ सीमित सरकार। भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? सहमति की आयु और दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन। 2 और 3 बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी। राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आप लोग पहले ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लें। राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रपति के पद की अवधि 5 वर्ष का होता है। जी हाँ, राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। हाँ, अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त होने के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष को लिखित त्याग पत्र दे सकता है। यहाँ पे झोल है, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष को लिखित त्याग पत्र दे सकता है। जी नहीं, उपराष्ट्रपति को देता है, ना कि लोकसभा अध्यक्ष को देता है। यह गलत है, और यही क्या है? राइट आंसर है। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। यह भी सही है। 45 भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? तृतीय तल कब जोड़ा गया है? 1992 में। आंसर हो जाएगा सी। भारतीय सेना का आतंकवाद रोधी स्कूल कहाँ स्थित है? यहाँ पे पंचायत से संबंधित पूछा गया था क्वेश्चन। भारतीय सेना का आतंकवाद रोधी स्कूल कहाँ स्थित है? वेरेंगटे, मिजोरम। वेरेंगटे, मिजोरम। सिलेनेक्स भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है? सिलेनेक्स भारत और श्रीलंका। आंसर हो जाएगा सी। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक करिएगा,
हो सके तो शेयर भी किया करिएगा, इससे हमें काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। किंजल किस देश के हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का नाम है? किंजल किस देश के हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का नाम है? किसका है? रूस का है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित भारत का पहला युद्धपोत कौन सा है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित भारत का पहला युद्धपोत कौन सा है? आंसर हो जाएगा INS सावित्री। भारत की पहली मिसाइल वोट कौन सी थी? भारत की पहली मिसाइल वोट कौन सी थी? INS विनाश, ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग इकोनॉमिक्स, जो कि बिट्टू सर के द्वारा करवाया जाता है, उसे देखेंगे और साथ ही साथ करंट अफेयर्स को भी देखने वाले हैं। तो बस 1 मिनट का टाइम देंगे आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, जो कि 12/4/2024 को करवाया गया था। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था का मुख्य कार्य क्या है? एक अर्थव्यवस्था का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन को ध्यान से देखें क्योंकि इकोनॉमिक्स सभी को हार्ड लगते हैं। सरकार को राजस्व एकत्रित करने में सहायता करना, आर्थिक क्रियाओं के बीच सामंजस्य स्थापित करना, मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन करना, आधारित संरचनाओं को विकसित करना। एक अर्थव्यवस्था का मुख्य कार्य क्या है? मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करना, ऑप्शन नंबर सी। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है कहलाता है। क्वेश्चन को बस आप लोग ध्यान से पढ़ा करें एक बार। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है कहलाता है, यह कहलाता है द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन हो जाएगा ए, बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है? मुद्रा का अवमूल्यन एवं अधिमूल्यन मौद्रिक अधिकारी उस स्थिति में कर पाता है जब देश में स्थिर विनिमय दर प्रणाली लागू हो। जब मुद्रा का विनिमय दर मांग पूर्ति के शक्तियों के अनुरूप तय होता है तो मुद्रा का अवमूल्यन या अधिमूल्यन करना व्यवहारिक नहीं होगा। मुद्रा का अवमूल्यन देश के आंतरिक व्यापार के शुद्धिकरण के लिए अच्छा माना जाता है, शुद्धिकरण के हेतु किया जाता है। अवमूल्यन उस स्थिति में सफल नहीं होगा जब अन्य देश भी प्रतिरोध में अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर ले। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा का अवमूल्यन देश के आंतरिक व्यापार के शुद्धिकरण हेतु किया जाता है। यह गलत है, यह गलत है। बाकी सब सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अवमूल्यन कहते किसे हैं? विदेशी मुद्रा के तुलना में देश की मुद्रा के मूल्य को कम करना ही क्या कहलाता है? अवमूल्यन कहलाता है। और ठीक इसके विपरीत जो है अधिमूल्यन होता है। ठीक इसके विपरीत अधिमूल्यन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सकल राष्ट्रीय उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद से अधिक या कम हो सकता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद से कम या अधिक हो सकता है। हाँ, हो सकता है। यदि विदेशों से प्राप्त साधन आय धनात्मक होती है तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद से अधिक होता है। हाँ, धनात्मक अगर होगा तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद से अधिक होगा। यदि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय ऋणात्मक होती है तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद से कम होता है। जी हाँ, यह तीनों के तीनों पॉइंट सही दिया गया है। सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय इक्वल टू क्या कहलाता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। एक बार फिर से, GDP प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय क्या कहलाता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। घिसावट व्यय किसमें सम्मिलित रहता है? घिसावट व्यय मूल्यह्रास किसमें सम्मिलित रहता है? मूल्यह्रास कहते किसे हैं? उत्पादन के दौरान मशीनरी के मूल्य में होने वाली कमी को ही क्या कहते हैं? मूल्यह्रास कहते हैं। जहाँ पे भी सकल लगा हुआ रहेगा, जहाँ पे ग्रॉस लगा हुआ रहेगा, उसमें मूल्यह्रास शामिल रहेगा। तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसमें सकल लगा हुआ है। आंसर हो जाएगा ए। आय और उत्पाद के चक्रीय प्रवाह के दृष्टिकोण से अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र उत्पादन के साधन का स्वामी होता है? मैं अच्छी तरह से आप लोग समझा नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरा भी इकोनॉमिक्स उतना बेहतर नहीं है, बट कोशिश मैं कर रही हूँ कि बेहतर हो जाए। आय और उत्पाद के चक्रीय प्रवाह के दृष्टिकोण से अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र उत्पादन के साधन का स्वामी होता है?
उपभोक्ता वर्ग होता है, गृहस्थ क्षेत्र होता है। आंसर हो जाएगा बी, उपभोक्ता वर्ग को ही क्या कहते हैं, गृहस्थ क्षेत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ब्याज सहायता योजना का कार्यान्वयन किसके द्वारा किया जाता है। ब्याज सहायता योजना कब लाया गया था, तो वित्त वर्ष 2006-07 में लॉन्च किया गया था। 2006-07 में इसे लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य क्या है, उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना। ये किसान के लिए लाया गया था, जिसमें 4 लाख का ऋण 7% वार्षिक ब्याज की दर से दिया जाता था, लेकिन इस सहायता योजना के तहत 4% प्रभावी ब्याज दर से देना प्रारंभ किया गया। आंसर हो जाएगा सी, नाबार्ड तथा रिजर्व बैंक के द्वारा ब्याज सहायता योजना लाया कब गया था, 2006-07 में, और यह किसान के लिए लाया गया है। उद्देश्य है उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा देना। 4 लाख का ऋण 7% वार्षिक ब्याज की दर से दिया जाता था, जिसे कम करके 4% प्रभावी ब्याज दर से दिया जाना प्रारंभ हो गया। क्वेश्चन नंबर है 8, निम्नांकित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। इस्पात संयंत्र दिया गया है और सहयोगी देश कौन से देश के द्वारा इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया था। राउरकेला, राउरकेला है कहाँ, तो यह है ओडिशा में, और यह स्थापना किया था जर्मनी के सहयोग से, यह सही दिया गया है। दुर्गापुर जो कि पश्चिम बंगाल में है, ब्रिटेन के सहयोग से, यूके के सहयोग से स्थापित किया गया था, यह भी सही है। नीलाई नहीं, भिलाई याद रखिएगा, भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में है, पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था, यह भी सही है। बोकारो यूएसए नहीं, बोकारो जो है सोवियत संघ रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई, ये तीनों के तीनों दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था। वही बोकारो जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है सबसे असफल पंचवर्षीय योजना था। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर, गरीब महिलाओं को स्वावलंबी बनाने हेतु किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई थी, तो आंसर हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है 1992 से 1997 तक। इसका लक्ष्य क्या था 8वीं पंचवर्षीय योजना का, सर्वांगीण मानव विकास, सर्वांगीण मानव विकास इसका लक्ष्य था। बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या, बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या श्रम बल माइनस कार्य बल, जो श्रमिक लगे हुए हैं, इच्छुक हैं और कार्य बल काम कर रहा है, आंसर हो जाएगा बी, इच्छुक वर्ग में से काम कर रहा है उसको माइनस कर लेंगे तो बेरोजगार व्यक्ति की संख्या निकल कर आ जाएगा। अगर अर्थव्यवस्था का एक क्षेत्र मुद्रास्फीति का तथा दूसरा क्षेत्र मुद्रा संकुचन का सामना कर रहा है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं। मुद्रास्फीति मतलब महंगाई, मुद्रास्फीति का तथा दूसरा क्षेत्र मुद्रा संकुचन का सामना कर रहा है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, बताएंगे। इसे कहेंगे अस्क्यूफ्लेशन। क्या कहेंगे, अस्क्यूफ्लेशन कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। अस्टेगफ्लेशन क्या है, अस्टेगफ्लेशन क्या है, मुद्रास्फीति के साथ साथ बेरोजगारी का होना अस्टेगफ्लेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ये भी याद रखिएगा, मुद्रास्फीति किसे कहेंगे, मुद्रा संकुचन दूर करने के उपाय क्या कहलाता है, मुद्रास्फीति कहलाता है। वही मुद्रा अपस्फीति, मुद्रास्फीति दूर करने के उपाय क्या कहलाएगा, मुद्रास्फीति को दूर करने का उपाय मुद्रा अपस्फीति कहलाएगा। गौर करिएगा, मुद्रास्फीति दूर करने मतलब महंगाई दूर करने का उपाय मुद्रा अपस्फीति, मुद्रा संकुचन दूर करने का उपाय क्या कहलाएगा, मुद्रा संस्फीति। अस्टेगफ्लेशन क्या है, मुद्रास्फीति के साथ बेरोजगारी अगर होगा अस्टेगफ्लेशन कहलाएगा। मुद्रास्फीति का तथा दूसरा क्षेत्र मुद्रा संकुचन का सामना कर रहा है तो इस स्थिति को क्या कहेंगे, अस्क्यूफ्लेशन कहेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12, फिलिप्स वक्र किसके बीच का संबंध बतलाता है। फिलिप्स वक्र, फिलिप्स वक्र जो है मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी, और यह जो है एक दूसरे का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होगा। मुद्रास्फीति बढ़ेगा तो बेरोजगारी घटेगा, बेरोजगारी बढ़ेगा मुद्रास्फीति घटेगा। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक ने नोट निर्गमन हेतु न्यूनतम कोष प्रणाली को किस वर्ष अपनाया। न्यूनतम कोष प्रणाली को कब अपनाया था, यह अपनाया था 31 अक्टूबर 1957, 31 अक्टूबर 1957। आंसर हो जाएगा बी। इससे पहले अनुपातिक कोष प्रणाली अपनाया गया था।
इसके जगह पर न्यूनतम कोष प्रणाली को 31 अक्टूबर 1957 को अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक द्वारा रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? रिजर्व बैंक द्वारा रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये भी ध्यान रखिएगा। अगर ध्यान रखना चाहें तो न्यूनतम कोष प्रणाली में आरबीआई को 200 करोड़ अपने पास रखना पड़ता है, 200 करोड़, जिसमें 115 करोड़ सोना और 85 करोड़ विदेशी बॉन्ड या करेंसी रखना होता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, रिजर्व बैंक के द्वारा रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब रिवर्स रेपो रेट या फिर रेपो रेट है क्या, इसे एक बार जान लेते हैं। रेपो रेट क्या है? जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंक आरबीआई से अल्पकालीन ऋण लेते हैं उस ब्याज दर को रेपो रेट कहते हैं। एक बार फिर से, जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंक जो है आरबीआई से अल्पकालीन ऋण लेते हैं उस ब्याज दर को क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। क्लियर? अब है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या है? आरबीआई जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंक का जमा स्वीकार करते हैं वह दर क्या कहलाता है? रिवर्स रेपो दर कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन को देख लेते हैं। व्यापारिक बैंकों की तरलता में कमी आएगी, हाँ। ब्याज दरों में वृद्धि होगी, हाँ। साख की मांग में कमी होगी, ऋण की मांग में कमी होगी। जब बैंक जो है अपना पैसा आरबीआई के पास जमा कर देगा तो क्या क्या हो सकता है? व्यापारिक बैंकों की तरलता में कमी आएगी, ब्याज दर में वृद्धि होगा, साख की मांग में कमी होगी। जब पैसा ही नहीं होगा, ब्याज दर अगर बढ़ जाएगा, ब्याज दर में बढ़ने से ऋण की मांग क्या हो जाएगी? कम जाएगी। आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 15, अगर भारतीय रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को ऋण देने की क्षमता पर नियंत्रित करता है तो इसे कहते हैं। अगर भारतीय रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को ऋण देने की क्षमता पर नियंत्रित करता है तो इसे कहते हैं साख का राशनिंग, ऋण का राशनिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? ऋण का राशनिंग। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का कारण है। भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का कारण है विदेशी कोषों का अंतर प्रवाह तथा बाह्य प्रवाह, विदेशी पूंजी बाजारों में ऊंचा बच, मौद्रिक नीति में परिवर्तन। आंसर हो जाएगा डी, तीनों। एंट्री पोर्ट व्यापार से तात्पर्य है। एंटी पोर्ट व्यापार, निर्यात हेतु आयात की गई वस्तु। कोई भी वस्तु को हम लोग निर्यात किए और उसके बाद आयात कर दिए। निर्यात हेतु मतलब बेचने के लिए, कोई जैसे कि मान के चलिए कि हम कोई सामान चीन से मंगाए, फ़ोन ही मंगा लिए, फ़ोन को हम मंगा लिए, मतलब क्या कर लिए? आयात कर लिए और उस फ़ोन को अपना कवर वगैरह लगा करके उसे फिर से बेच दिए, मतलब निर्यात कर दिए। उसी को क्या कहेंगे? एंट्री पोर्ट व्यापार कहेंगे। निर्यात हेतु आयात की गई वस्तु मतलब बेचने के लिए आयात की गई वस्तु। क्वेश्चन नंबर 18, किसी व्यक्ति, कंपनी या किसी करदाता पर वैधानिक रूप से जो कर देय होता है उसका भुगतान न करना क्या कहलाता है? किसी व्यक्ति, कंपनी या किसी करदाता पर वैधानिक रूप से जो कर देय होता है उसका भुगतान न करना क्या कहलाता है? इसे कहेंगे कर अपवंचन। कर अपवंचन। ऑप्शन हो जाएगा बी। मैं खुद तो समझ जाती हूँ लेकिन आप लोगों को थोड़ा समझाना मुश्किल हो जाता है, बट कोई नहीं, आप लोग काफ़ी समझदार ही होंगे। भारत जैसे विकासशील देशों में अर्थव्यवस्था में अनुकूल स्थिति होने पर किस प्रकार का बजट उपयुक्त होगा? भारत जैसे विकासशील देशों में अर्थव्यवस्था में अनुकूल स्थिति होने पर किस प्रकार का बजट उपयुक्त होगा? संतुलित बजट, बचत का बजट, घाटे का बजट या फिर इनमें से सभी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घाटे का बजट। घाटे का बजट। बजट 3 प्रकार का होता है, एक है संतुलित, दूसरा है बचत और तीसरा है घाटा। संतुलित बजट, जितना कुल आय इक्वल टू कुल व्यय। संतुलित बजट का मतलब क्या होता है? कुल आय इक्वल टू कुल व्यय। विकसित देश के लिए यह सही माना जाता है संतुलित बजट। घाटे का बजट किसे कहेंगे? कुल आय और कुल व्यय, मतलब कि व्यय है जो ज़्यादा हो और आय है जो कम हो। व्यय ज़्यादा, आय कम, उसे क्या कहेंगे? घाटे का बजट। और यह जो है विकासशील तथा अल्प विकसित देश के लिए सही माना जाता है। नेक्स्ट है बचत का बजट। बचत का बजट मतलब आय हो रहा है ज़्यादा, व्यय हो रहा है कम। आय हो रहा है ज़्यादा, व्यय हो रहा है कम, उसे क्या कहेंगे? बचत का बजट कहेंगे।
आंसर हो जाएगा सी। समझ गए होंगे। और यह लोकतांत्रिक तरीके से अच्छा नहीं माना जाता है। कह सकते हैं कि आय ज़्यादा हो रहा है और खर्च कम हो रहा है, तो यह भी देश के लिए सही नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 20। शेयर, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड इत्यादि के खरीदने तथा बेचने पर लगाए जाने वाले कर को क्या कहते हैं? शेयर, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड इत्यादि के खरीदने तथा बेचने पर लगाए जाने वाले कर को क्या कहते हैं? प्रतिभूति विनिमय दर कहते हैं। प्रतिभूति विनिमय दर। क्वेश्चन नंबर 21। थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, आराम से मैं चल रही हूँ। उस बाजार को क्या कहते हैं जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है और उसका वस्तु की कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होता है? उस बाजार को क्या कहते हैं जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है और उसका वस्तु की कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होता है? इसे कहेंगे एकाधिकार बाजार। क्या कहेंगे? एकाधिकार बाजार। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, रेलवे हो गया, बिजली, ये सब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक विक्रेता रहता तब कैसा अधिकार हो जाता? द्वैध अधिकार हो जाता। अल्पकाल में नई फर्मों के न प्रवेश के कारण वर्तमान फर्म की क्या स्थिति है? अल्पकाल में नई फर्मों के न प्रवेश के कारण वर्तमान फर्म की क्या स्थिति है? असमान लाभ कमा रही है, न्यूनतम हानि उठा रही है। ए और बी दोनों। जब एक प्रतियोगी वस्तु की कीमत गिरती है तब वस्तु की पूर्ति में जब एक प्रतियोगी वस्तु की कीमत गिर जाती है तब वस्तु की पूर्ति में कमी होती है। बिल्कुल राइट आंसर है, कमी होती है। फिर से क्वेश्चन को आप लोग देख लें। जब एक प्रतियोगी वस्तु की कीमत गिरती है तब वस्तु की पूर्ति में कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? सीमांत लागत। गिफन वस्तु के लिए कीमत मांग की लोच होती है। गिफन वस्तु के लिए कीमत मांग की लोच होती है। क्या होती है? धनात्मक। धनात्मक होती है। मान के चलिए कि टमाटर 120 रुपये किलो हो गया, तो कोई टमाटर सड़ा गला भी है, गिफन वस्तु है, अगर वो 30 रुपये किलो भी दे रहा है तो भी हम लोग खरीद लेते हैं। वहीं पे क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है गिफन वस्तु के लिए कीमत मांग की लोच क्या होती है? तो धनात्मक होती है। गिफन वस्तु कहते किसे हैं? कीमत घटने पर मांग घटती है परंतु कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है। कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है। जैसे कि हल्का बदरंग सब्जी को ही एग्जाम्पल में ले लीजिए। हल्का बदरंग सब्जी जो है, अगर मान के चलिए कि बढ़िया सब्जी 100 रुपये किलो और बदरंग सब्जी 20 रुपये किलो भी दे रहा है तो भी इसका मांग जो है क्या होती है? बढ़ती है। क्लियर। हाल ही में WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? अब यहाँ से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, फास्ट तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। हाल ही में WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? या घोषित किया है किसको? केप वर्ड को। ऑप्शन नंबर डी, केप वर्ड। हाल ही में किसे BCCI पुरस्कार 2023 दिए जाने की घोषणा हुई है? BCCI पुरस्कार शुभमन गिल, रवि शास्त्री। आंसर हो जाएगा सी, उपरोक्त दोनों। भारत रत्न 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए, मैं कोई वीडियो में 4 बता दी थी, आप लोग सुधार कर लेंगे। 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव और लाल कृष्ण आडवाणी को इस बार भारत रत्न दिया गया है। आंसर हो जाएगा ए, कर्पूरी ठाकुर। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल, साहित्य अकादमी, प्रथम NGO। आंसर हो जाएगा ए, 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को प्रदान किया गया है। कहाँ है? यूपी में। गृह मंत्री अमित शाह ने डिजिटल फोरेंसिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? कहाँ किया? गांधीनगर। केंद्र सरकार ने हाल ही में कौन सी योजना शुरू की है? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। पर्यटन, और इसका उद्देश्य क्या है? इसका लक्ष्य क्या है? ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बनाना। पर्यटन मंत्रालय के द्वारा भारतवर्ष का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? भारतवर्ष नहीं, भारत पर्व। भारत पर्व 29 जनवरी को ब्रिटिश डे मनाया जाता है, उसी दिन। आंसर हो जाएगा सी, नई दिल्ली। ब्रिटिश रिट्रीट डे के दिन। वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार कौन सा देश बन गया है? वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार कौन सा देश? भारत।
भारत ने किस देश से घुसपैठ को रोकने के लिए फ्री मूवमेंट बंद किया है? हाल ही में श्रीलंका, नहीं, सॉरी, म्यांमार। फ्री मूवमेंट बंद किया है म्यांमार के साथ। आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल राइट आंसर। 35 नंबर, हाल ही में इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने कहाँ पर मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नामक मस्जिद निर्माण की घोषणा की? हाल ही में इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने कहाँ पर मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नामक मस्जिद निर्माण की घोषणा की? अयोध्या, उत्तर प्रदेश। वर्ष 2026 से शुरू होने वाली स्पेनिश फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स के लिए कौन सा शहर मेजबान बना? मैड्रिड, स्पेन। हाल ही में किसी आईसीसी वनडे टीम ऑफ द ईयर का कप्तान चुना गया? आईसीसी वनडे टीम ऑफ द ईयर रोहित शर्मा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फरवरी में गृह ज्योति योजना को लॉन्च करने की घोषणा की? गृह ज्योति योजना, तेलंगाना। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार किस देश के नाटो सदस्य बनने की संभावना व्यक्त की जा रही है? व्यक्त क्या किया जाएगा, शामिल हो भी चुका कौन? नाटो। और नाटो का 32वां देश स्वीडन बन गया है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन शुरू हुआ? किसके बीच? भारत और मिस्र। आंसर हो जाएगा ए। हाल ही में नामीबियाई चीता ज्वाला ने कितने शावकों को जन्म दिया? नामीबियाई चीता ज्वाला ने 4 शावकों को जन्म दिया। आईसीसी मेंस T20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? सूर्य कुमार यादव को। नई दिल्ली में कौशल भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? कौशल भवन का उद्घाटन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, जो कि राष्ट्रपति हैं हमारे देश की। अभ्यास डेजर्ट नाइट किन देशों के बीच आयोजित किया गया है? डेजर्ट नाइट भारत, फ्रांस, यूएई। आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। 45 नंबर, भारत की किस फिल्म को 96 ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है? 96 ऑस्कर अवार्ड नॉमिनेटेड फिल्म कौन सा है? टू किल ए टाइगर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करने की घोषणा किया? ओडिशा। आंसर हो जाएगा सी, ओडिशा। हाल ही में किस देश की संसद ने ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक को मंजूरी प्रदान किया? वीडियो कैसा लगा कमेंट करके लेकिन ज़रूर बताएंगे। रिक्वेस्ट है आप लोग से, लाइक करेंगे और शेयर भी किया करेंगे। हो सके तो सब्सक्राइब नहीं किए तो वो भी कर लेंगे। हाल ही में किस देश की संसद ने ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक को मंजूरी प्रदान किया? आंसर हो जाएगा सी, श्रीलंका। हाल ही में किस सुरक्षा एजेंसी ने X-59 सुपरसोनिक सेट सन ऑफ कॉनकॉर्ड का अनावरण किया? सन ऑफ कॉनकॉर्ड का अनावरण किसने किया? नासा। हाल ही में किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना वराले को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटक। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया टीका कार्यक्रम शुरू किया? मलेरिया टीका कार्यक्रम बच्चों के लिए। आंसर हो जाएगा डी, कैमरून। तो चलिए 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिया। वीडियो कैसा लगा आप लोग लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।